एक छोटे से गांव में रहने वाली नंदिनी अपनी सादगी, संस्कार और मुस्कान के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ गृहिणी। घर में अमीरी नहीं थी, लेकिन प्यार और अपनापन भरपूर था। जब नंदिनी की उम्र 25 साल हुई तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। कई लोग आए, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बनी। एक दिन शहर से एक रिश्ता आया। लड़के का नाम राघव था। राघव पिछले 5 साल से दुबई में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उसके माता पिता गांव में ही रहते थे। पहली मुलाकात में राघव ने नंदिनी से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर शादी के कुछ दिन बाद मुझे विदेश वापस जाना पड़े तो क्या तुम मेरा इंतज़ार कर पाओगी? नंदिनी हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर रिश्ता भरोसे पर बना हो तो इंतज़ार मुश्किल नहीं होता। राघव उस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी तय हो गई। पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुट गया। ढोल नगाड़ों की आवाज़, मेहंदी की खुशबू, रिश्तेदारों की चहल पहल से घर खुशियों से भर गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हर कोई कह रहा था, भगवान ऐसी जोड़ी सबको दे। लेकिन इस खुशी के बीच एक सच्चाई भी थी। राघव की छुट्टियां सिर्फ 20 दिन की थी। 20 दिन, और फिर उसे वापस दुबई लौटना था। शादी के बाद दोनों ने हर पल साथ बिताने की कोशिश की। कभी खेतों की मेड़ पर घूमना, कभी छत पर बैठकर भविष्य के सपने देखना, तो कभी देर रात तक बातें करना। एक रात राघव ने कहा, मैं विदेश पैसे कमाने जा रहा हूँ, खुशियाँ खरीदने नहीं। मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। नंदिनी मुस्कुरा दी, लेकिन जैसे जैसे 20वां दिन करीब आने लगा, दोनों के चेहरों की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। विदाई का दिन आ गया। बस स्टैंड पर पूरा परिवार खड़ा था। राघव ने जाते जाते नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, मैं रोज फ़ोन करूँगा, हर महीने पैसे भेजूँगा और 2 साल बाद हमेशा के लिए वापस आ जाऊँगा। नंदिनी ने सिर्फ इतना कहा, अपना ख्याल रखना। बस चल पड़ी। धूल का गुबार धीरे धीरे छट गया, लेकिन नंदिनी की आंखें उसी रास्ते पर टिकी रही। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे रहे। हर रात ठीक 9 बजे राघव का वीडियो कॉल आता। दोनों घंटों बातें करते। वह दुबई की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाता और कहता, एक दिन तुम्हें भी यहाँ घुमाऊंगा। 6 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा। सास ससुर भी नंदिनी से बहुत खुश थे। लेकिन 6 महीने बाद अचानक सब कुछ बदलने लगा। पहले कॉल का समय बदल गया, फिर कॉल छोटे होने लगे, फिर कई कई दिनों तक कोई फ़ोन नहीं आया। राघव सिर्फ एक छोटा सा संदेश भेज देता, काम बहुत है, बाद में बात करूँगा। नंदिनी समझने की कोशिश करती रही, लेकिन गांव वाले समझने के बजाय बातें बनाने लगे। एक दिन पड़ोस की औरत ने ताना मारते हुए कहा, विदेश जाने वाले मर्द कब अपने रहते हैं? पता नहीं वहाँ दूसरी जिंदगी शुरू कर ली हो। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा। वह अंदर चली गई। लेकिन उस रात पहली बार उसे नींद नहीं आई। उधर दुबई में राघव देर रात तक किसी अस्पताल के बाहर बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
उसने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, नो बैलेंस। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। हे भगवान, बस एक बार नंदिनी से बात हो जाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत में उसके बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैलनी शुरू हो चुकी हैं। इधर गांव में एक दिन डाकिया घर आया। सबको लगा शायद राघव का पत्र होगा, लेकिन वह बैंक का नोटिस था। कई महीनों से पैसे न आने की वजह से घर का लोन बकाया हो गया था। राघव के पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पहली बार गुस्से में कहा, इतना बड़ा हो गया, एक फोन तक नहीं कर सकता। नंदिनी ने तुरंत कहा, पिताजी, बिना वजह वह ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन उस रात उसने भी पहली बार चुपके से रोते हुए भगवान से कहा, अगर वह सचमुच किसी मुसीबत में है तो उसकी रक्षा करना। उसी समय दुबई में राघव अपने छोटे से कमरे में बैठा एक पुरानी डायरी खोल रहा था। उसमें नंदिनी की शादी वाली तस्वीर रखी थी। तस्वीर को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला। 2 पुलिस अधिकारी अंदर आए। राघव शर्मा, जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। राघव हैरान रह गया, लेकिन मैंने किया क्या है? अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे उसे अपने साथ ले गए। राघव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस हादसे में उसने अपने साथी की जान बचाई थी, उसी हादसे का दोष अब उसके सर पर मढ़ा जा रहा था। दुबई पुलिस स्टेशन की पूछताछ कक्ष में राघव चुपचाप बैठा हुआ था। सामने मेज पर हादसे की तस्वीरें रखी थी। एक अधिकारी ने गंभीर आवाज में पूछा, हादसे से पहले सुरक्षा लॉक किसने खोला था? राघव ने बिना घबराए जवाब दिया, मुझे नहीं पता सर, मैं तो दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था। अचानक तेज आवाज आई और लोहे का ढांचा गिर गया। अधिकारी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई, लेकिन कंपनी की रिपोर्ट तो कहती है कि उस समय सुरक्षा क्षेत्र का प्रभावी तुम थे। राघव हैरान रह गया, यह झूठ है, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। तभी अधिकारी ने कहा, तुम्हारे ही एक साथी ने तुम्हारे खिलाफ बयान दिया है। राघव के चेहरे का रंग उठ गया। कौन? अधिकारी ने नाम लिया, विक्रम। यह वही विक्रम था जिसे राघव अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे, एक ही कमरे में रहते थे और एक दूसरे के परिवारों को भी जानते थे। राघव को यकीन ही नहीं हुआ। उधर नंदिनी की परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा था। राघव की भेजी हुई बचत लगभग खत्म हो चुकी थी। एक दिन उसने फैसला किया कि वह किसी पर बोझ नहीं बनेगी। उसने अपनी पुरानी सिलाई मशीन की धूल साफ की और गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कुछ लोग उसकी काम की तारीफ करते, लेकिन कुछ अब भी ताना मारते। विदेश वाला पति तो भूल गया, अब खुद कमाना पड़ रहा है।
नंदिनी हर बार मुस्कुराकर सह लेती। उसे विश्वास था कि एक दिन सच जरूर सामने आएगा। उधर दुबई में राघव को अस्थायी रूप से छोड़ दिया गया, लेकिन उसका पासपोर्ट कंपनी ने अपने पास रख लिया। वह भारत नहीं जा सकता था। उसी रात उसका दोस्त इमरान चुपचाप उसके कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और धीमी आवाज़ में कहा, राघव, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? जिस दिन हादसा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि विक्रम सुरक्षा लोग के पास गया था। राघव चौंक गया। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? इमरान ने सर झुका लिया। विक्रम ने धमकी दी थी। उसने कहा, अगर मैंने सच बोला तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी और मेरे परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राघव ने गहरी सांस ली। अब भी देर नहीं हुई है इमरान, सच बोलना होगा। इमरान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं गवाही दूंगा। उसी समय एक शाम नंदिनी सिलाई कर रही थी कि दरवाजे पर एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। क्या आप राघव शर्मा की पत्नी हैं? नंदिनी घबरा गई। जी। आप कौन हैं? उस आदमी ने कहा, मैं दुबई से आया हूँ। नंदिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राघव कैसे हैं? कहाँ हैं? उस आदमी ने बैग उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, यह बैग उन्होंने आपके लिए भेजा है। बैग के अंदर एक डायरी, एक पुरानी घड़ी, एक सीलबंद लिफाफा था। नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। उसमें राघव की लिखावट में सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसी समय उस अजनबी ने एक बात और कही, बहन जी, मुझे लगता है आपके पति को किसी साजिश में फंसाया गया है। नंदिनी ने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ दूरी की कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी साजिश थी जिसने उसके पति की जिंदगी बदल दी थी। और उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगी, मैं सच का पता लगाऊंगी। रात के करीब 10 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। वह बार बार राघव का पत्र पढ़ रही थी। अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंचे तो समझना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। इन शब्दों ने उसके दिल में एक नई ताकत भर दी थी। उसे अब यकीन हो चुका था कि राघव उससे दूर इसलिए नहीं था क्योंकि वह बदल गया था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह किसी ऐसी मुसीबत में फंस गया था जिससे निकलना आसान नहीं था। सुबह होते ही नंदिनी ने अपनी सास ससुर को सब कुछ बता दिया। राघव के पिता लंबे समय तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरा बेटा बेगुनाह है तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। नंदिनी ने पहली बार दृढ़ आवाज में कहा, मैं दुबई जाऊंगी।
यह सुनकर सब हैरान रह गए। तुम अकेली विदेश कैसे जाओगी? सास ने पूछा। मुझे रास्ता नहीं पता, लेकिन मैं रास्ता ढूंढ लूंगी। उसी दिन नंदिनी ने अपने शादी के कुछ गहने निकाले। वे गहने जिन्हें उसने कभी पहनने का सपना देखा था। वह उन्हें सुनार के पास लेकर गई। सुनार ने पूछा, बेटी सब ठीक तो है? नंदिनी मुस्कुराई। हाँ चाचा, बस अपने पति को घर वापस लाना है। गहने बिक गए, कुछ पैसे मिले, लेकिन वे दुबई जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी बीच गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य शर्मा जी को सारी बात पता चली। उन्होंने गांव में एक छोटी सी बैठक बुलाई। राघव ने कई बार गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद की थी। उन्होंने कहा, आज उसकी बारी है कि गांव उसके साथ खड़ा हो। लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करनी शुरू कर दी। किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 1000, किसी ने 5000। जो लोग कल तक ताने मार रहे थे, उनमें से कुछ को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। 3 दिनों में इतना पैसा इकट्ठा हो गया कि नंदिनी पासपोर्ट और वीज़ा की प्रक्रिया शुरू कर सके। दूसरी ओर इमरान ने हिम्मत करके पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उसने साफ कहा, हादसे से पहले सुरक्षा लोग के पास राघव नहीं, विक्रम था। पुलिस ने तुरंत विक्रम को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन जब उसे पता चला कि एक गोदाम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई है, तो उसके चेहरे का रंग उठ गया। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा था कि हादसे से कुछ मिनट पहले वही सुरक्षा क्षेत्र में गया था। अब मामला पूरी तरह पलटने लगा, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था। विक्रम ने ऐसा क्यों किया? उसी शाम पुलिस ने विक्रम के बैंक खातों की जांच की। जांच में पता चला कि हादसे से 2 दिन पहले उसके खाते में बहुत बड़ी रकम जमा हुई थी। पैसे किसने भेजे थे, यह जानने के लिए पुलिस ने लेन देन की पूरी जानकारी निकाली, और जो नाम सामने आया उसे देखकर जांच अधिकारी भी चौंक गया। वह नाम था महेश मल्होत्रा, वही व्यक्ति जो उस कंपनी का क्षेत्रीय प्रबंधक था, यानी जिस अधिकारी पर कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। अब शक और गहरा हो चुका था। एक शाम नंदिनी को अचानक एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आया। उसने घबराते हुए कॉल उठाया। स्क्रीन कुछ सेकंड तक काली रही। फिर एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी। वह राघव था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन जिंदा। नंदिनी बस इतना ही कह पाया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। आप ठीक हैं? राघव ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, लेकिन समय बहुत कम है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तभी पीछे से किसी की तेज आवाज़ आई। फ़ोन बंद करो। स्क्रीन हिलने लगी। राघव जल्दी से बोला, किसी पर भरोसा मत करना, कंपनी के अंदर ही कोई। इतना कहते ही कॉल कट गई।
नंदिनी बार बार फ़ोन मिलाती रही, लेकिन नंबर बंद हो चुका था। उस रात नंदिनी को एक बात साफ साफ समझ आ गई। राघव सिर्फ एक हादसे का शिकार नहीं था, वह एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा बन चुका था। और अब यह लड़ाई सिर्फ पति पत्नी की नहीं, सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी थी। अगली सुबह नंदिनी दुबई पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात इमरान से हुई। उसने नंदिनी को सारा सच बताया कि कैसे उसे साजिश करके फंसाया गया है। नंदिनी ने धीरे धीरे सबूत जुटाए और अपने पति को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। एक दिन वो इमरान के साथ बात कर रही थी, तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकती है और उसके अंदर से दो आदमी बाहर निकलते हैं। उन्होंने नंदिनी को केस वापस लेने के लिए कहा। नंदिनी ने पूछा, क्यों? दूसरा आदमी मुस्कुराया, क्योंकि अगर तुमने यह केस आगे बढ़ाया तो अगली फ्लाइट से तुम्हारा पति नहीं, उसकी लाश भारत जाएगी। यह सुनकर इमरान गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन उन लोगों ने जेब से हथियार जैसा कुछ दिखाया और बोले, समझदारी इसी में है कि चुप रहो। वे दोनों कार में बैठकर चले गए। उस रात नंदिनी डर तो गई थी, लेकिन टूटी नहीं। उसने भगवान की मूर्ति हाथ में लेकर कहा, मैं इतनी दूर डरने नहीं आई हूं। मैं अपने पति को लेकर ही वापस जाऊंगी। उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर राघव को बचाना चाहती हो तो कल रात 11 बजे पुराने बंदरगाह पर अकेली आना। सच वही मिलेगा। नंदिनी ने संदेश कई बार पढ़ा। क्या यह किसी मददगार का संदेश था या फिर एक नया जाल? उसने गहरी सांस ली और जाने का फैसला कर लिया। अगली अगली रात घड़ी में ठीक 11 बज रहे थे। दुबई का पुराना बंदरगाह लगभग सुनसान था। दूर दूर तक समुद्र की लहरों की आवाज़ और हवा की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इमरान ने नंदिनी को अकेले जाने से मना कर किया था, लेकिन अगर वह साथ जाता तो शायद सामने वाला कभी आता ही नहीं। नंदिनी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अचानक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, नंदिनी जी। वह घबराकर पलटी। करीब 55 साल का एक आदमी सामने खड़ा था। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। डरिए मत, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। आप कौन हैं? उस आदमी ने चारों तरफ देखा और बोला, मैं उसी कंपनी का अकाउंटेंट हूँ जहाँ राघव काम करता है। नंदिनी ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। मेरा नाम सुरेश है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सुरेश ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली। इसमें कंपनी के सारे रिकॉर्ड हैं, नकली बिल, फर्जी साइन और करोड़ों रुपए के घोटाले का पूरा हिसाब। नंदिनी हैरान रह गई। अगर ये सबूत पहले से आपके पास थे तो आपने पुलिस को क्यों नहीं दिए? सुरेश की आंखें भर आई, क्योंकि महेश मल्होत्रा ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी।
मैं डर गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक बेगुनाह आदमी जेल जाने वाला है, तो मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोने नहीं दिया। नंदिनी ने पेन ड्राइव अपने हाथ में ले ली। उसी समय अचानक तेज हेडलाइट उनकी तरफ बढ़ने लगी। 3 काली गाड़ियां बंदरगाह के पीछे अंदर घुस आई। सुरेश घबरा गया। वे लोग आ गए हैं, जल्दी भागिए। कुछ ही सेकंड में 4-5 आदमी उतरकर उनकी तरफ दौड़ पड़े। पेन ड्राइव छीन लो। नंदिनी पूरी ताकत से भागने लगी। सुरेश दूसरी दिशा में भागा ताकि गुंडों का ध्यान बढ़ सके। इमरान, जो दूर से सब पर नज़र रखे हुए था, तुरंत अपनी कार लेकर वहां पहुंचा। भाभी, जल्दी बैठिए। नंदिनी कार में बैठी और इमरान ने तेज रफ्तार से गाड़ी दौड़ा दी। पीछे से गुंडों की गाड़ियां उनका पीछा करने लगी। सड़क पर तेज रफ्तार पीछा शुरू हो गया। एक गाड़ी बार बार उनकी कार को टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। इमरान ने किसी तरह कार संभाली। आखिरकार वह एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंच गए। पीछा कर रही गाड़ियां भीड़ देखकर वापस मुड़ गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नंदिनी ने अपने हाथ में देखा। पेन ड्राइव गायब थी। नहीं, उसकी आवाज़ कांप गई। वह तो रास्ते में गिर गई। इमरान ने तुरंत कार रोकी। दोनों वापस उसी रास्ते पर पहुंचे। उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन पेन ड्राइव कहीं नहीं मिली। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। इतनी बड़ी उम्मीद एक पल में खत्म हो गई। इमरान भी मायूस हो गया। उसी समय नंदिनी को याद आया, जब सुरेश ने पेन ड्राइव दी थी, तब उसने जल्दी में उसका मोबाइल भी उसके हाथ में पकड़ा दिया था। नंदिनी ने मोबाइल निकाला। उसकी स्क्रीन लॉक थी, लेकिन अचानक एक नोटिफिकेशन दिखाई दी। बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इमरान की आंखें चमक उठी। भाभी, इसका मतलब सुरेश ने सारे सबूत ऑनलाइन भी सेव किए हैं। नंदिनी के चेहरे पर फिर उम्मीद लौट आई। अगर मोबाइल खुल गया तो सबूत भी मिल जाएंगे। उसी समय मोबाइल पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ी। वीडियो में सुरेश कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर यह वीडियो किसी के हाथ लगे तो समझिए मेरी जान खतरे में है। महेश मल्होत्रा ही इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है और राघव पूरी तरह बेगुनाह है। वीडियो यहीं खत्म हो गया। नंदिनी और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। अब उनके पास उम्मीद थी, लेकिन अगले ही पल टीवी चैनलों पर एक चौंकाने वाली खबर चलने लगी। भारतीय कर्मचारी राघव शर्मा के खिलाफ अदालत कल अंतिम सुनवाई करेगी। अगर वह दोषी पाया गया तो उसे कई वर्षों की सजा हो सकती है। सिर्फ 24 घंटे बचे थे। अगर सुबह तक सबूत अदालत नहीं पहुंचे तो शायद नंदिनी अपने पति को हमेशा के लिए खो देती। जज ने फैसला सुनाया, राघव शर्मा के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाते हैं। उन्हें
सम्मानपूर्वक रिहा किया जाता है। यह सुनते ही नंदिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। राघव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। दोनों कई महीनों बाद आमने सामने थे। कुछ पल तक दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर राघव बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। नंदिनी मुस्कुराई, मैंने वादा किया था तुम्हें लेकर ही वापिस जाऊंगी। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। पूरा कोर्टरूम उस भावुक पल का गवाह बन गया। लेकिन अभी इमरान के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे का रंग उठ गया। क्या? नंदिनी घबरा गई। क्या हुआ? इमरान ने धीमी आवाज़ में कहा, सुरेश, जिस आदमी ने हमें सबूत दिए थे वह कुछ पल रुका। उस पर अस्पताल में हमला हुआ है और जाते जाते पुलिस के लिए सिर्फ एक नाम छोड़ा है, बॉस यानी महेश। इस खेल का आखिरी खिलाड़ी नहीं था। उसके पीछे कोई और भी था, कोई ऐसा जिसका चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा था। नंदिनी ने कांपते हुए राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव की आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि गुस्सा था। अगर बॉस सच में कोई और है, उसने धीमी आवाज में कहा, तो अब ये लड़ाई सिर्फ अदालत की नहीं रही। इमरान ने मोबाइल स्क्रीन की ओर देखा। कॉल ट्रेसिंग शुरू हो चुकी थी। लोकेशन धीरे धीरे लोड हो रही थी और जैसे ही सिग्नल स्थिर हुआ, स्क्रीन पर एक जगह का नाम चमका, पुराना बंद बंदरगाह, गोदाम नंबर 9। इमरान ने फुसफुसा कर कहा, वो हमें बुला रहा है या फंसा रहा है। तभी अस्पताल से एक और संदेश आया, सुरेश की हालत गंभीर है। लेकिन होश में आने से पहले उसने एक और शब्द दोहराया था, राघव नहीं, असली दुश्मन। संदेश अधूरा था लेकिन इशारा साफ था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली शुरुआत होने वाली थी। रात गहराती जा रही थी। पुराना बंद बंदरगाह हवा की तेज आवाज से गूंज रहा था। गोदाम नंबर 9 के बाहर जंग लगे ताले खुद ब खुद डर पैदा कर रहे थे। नंदिनी, राघव और इमरान धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। इमरान ने धीमे से कहा, अगर ये जाल है तो हम सीधे उसके बीच में चल रहे हैं। राघव ने जवाब दिया, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही उन्होंने गोदाम का दरवाज़ा खोला, अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक धीमी आवाज़ गूंजी, आखिर तुम लोग आ ही गए। नंदिनी की सांस रुक गई। राघव ने मुट्ठियां भींच ली और सामने अंधेरे से परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। बॉस आप सामने था। गोदाम नंबर 9 के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पीली टिमटिमाती लाइट धीरे धीरे जल उठी। उसकी रोशनी में एक आदमी कुर्सी पर बैठा था दिखाई दिया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में था। राघव ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम? वह आदमी हल्का सा हंसा, इतनी जल्दी भूल गए राघव?
आवाज़ सुनते ही राघव का चेहरा बदल गया। यह आवाज़। आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और रोशनी में आया। उसे देखते ही राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। सर, आप? नंदिनी ने हैरानी से राघव की ओर देखा। तुम इन्हें जानते हो? राघव की आवाज़ कांप रही थी। ये कंपनी के मालिक राजीव खन्ना है। नंदिनी और इमरान दोनों स्तब्ध रह गए। जिस आदमी को सब ईमानदार और समाज सेवी समझते थे, वही इस पूरे खेल का असली सूत्रधार था। राजीव खन्ना मुस्कुराया। महेश तो सिर्फ मेरा कर्मचारी था। असली फैसले हमेशा मैं लेता था। राघव ने गुस्से से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राजीव ने ताली बजाई। दो आदमी एक लोहे का बक्सा लेकर आए। उसने बक्सा खोला। अंदर नकदी की गड्डियां और कई फाइलें थी। हर साल करोड़ों रुपए बचाने के लिए घटिया सामान लगाया जाता था। जो भी सच जानता या तो खरीद लिया जाता या हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता। लेकिन तुम बिके नहीं, इसलिए तुम्हें फंसाना पड़ा। गोदाम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। नंदिनी ने मोबाइल से धीरे से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लिया। उसने बिना किसी को बताए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। राजीव अपनी जीत के घमंड में लगातार बोलता गया। महेश ने काम बिगाड़ दिया। विक्रम डर गया। सुरेश गद्दार निकला। लेकिन अब तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। इतना सुनते ही राघव समझ गया कि अब बात सिर्फ सच की नहीं, जान बचाने की भी है। उसी समय गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई दिया। राजीव चौंक गया। पुलिस यहाँ कैसे? नंदिनी मुस्कुराई। जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उसी समय अपनी लोकेशन भी वकील अब्दुल रहमान को भेज दी थी। राजीव गुस्से से चीखा, उसे पकड़ो। उसके आदमी नंदिनी की ओर दौड़े। राघव और इमरान उनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। गोदाम के अंदर हाथापाई शुरू हो गई। एक गुंडे ने लोहे की रोड से राघव पर हमला किया। राघव बच गया, लेकिन इमरान को चोट लग गई। नंदिनी दौड़कर इमरान के पास पहुंची। इसी बीच पुलिस ने गोदाम का दरवाज़ा तोड़ दिया। कोई नहीं भागेगा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ मिनटों की भागदौड़ के बाद राजीव खन्ना को हथकड़ी लगा दी गई। पुलिस अधिकारी ने उसके सामने मोबाइल चलाया। उसकी अपनी आवाज़ साफ रिकॉर्ड हो चुकी थी। हाँ, मैंने ही राघव को फंसाया था। राजीव ने सिर झुका लिया। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद सुरेश भी अस्पताल से स्वस्थ होकर बाहर आ गया। उसने अदालत में गवाही दी। राजीव खन्ना और उसके साथियों को लंबे समय की सज़ा सुनाई गई। राघव को कंपनी की ओर से सम्मानित किया गया और उस पर सभी आरोप हमेशा के लिए हटा दिए गए। भारत लौटने के दिन पूरा गांव बस स्टैंड पर खड़ा था। जो लोग कभी नंदिनी पर शक करते थे, वही आज उसका स्वागत कर रहे थे। राघव के पिता ने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, हमें तुम पर गर्व है।
राघव ने नंदिनी की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर तुम मेरा भरोसा न करती तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। नंदिनी ने जवाब दिया, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं चलता, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ निभाने से चलता है। उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, अफवाहें हमेशा तेज दौड़ती हैं, लेकिन सच देर से ही सही मंजिल तक जरूर पहुंचता है।